दरवाजे की घंटी बजते ही निधि ने खिड़की से बाहर झांका तो देखा उसकी सास सरोज देवी खड़ी थी। उन्हें देखते ही निधि का चेहरा बिगड़ गया। उसने झुंझलाते हुए दरवाजा खोला और ताना मारते हुए बोली, माँ जी, आप यहाँ क्या करने आई हैं? यह सुनकर सरोज देवी के चेहरे की सारी मुस्कान एक पल में गायब हो गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दरवाजा खुलते ही उनके इकलौते बेटे की पत्नी उनसे ऐसा सवाल करेगी। उन्होंने खुद को किसी तरह संभालते हुए शांत स्वर में कहा, बहू, मैं तो बस अपने पोते से मिलने आई थी। निधि ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, माँ जी, अभी तो वो सो रहा है, बाद में आकर मिल लीजिएगा। ये सुनकर सरोज देवी को बहुत दुख हुआ। उनकी आंखों में नमी उतर आई, लेकिन उन्होंने इसे जाहिर नहीं होने दिया। सरोज देवी दरवाजे पर खड़ी रही। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी बहू उन्हें अंदर आने के लिए कहेगी, लेकिन वह उम्मीद कुछ ही पल में चकनाचूर हो गई। कुछ देर रहने के बाद उन्होंने हिचकिचाते हुए धीरे से कहा, बहू, तुम्हारी डिलीवरी को अभी 12 दिन हुए। सोचा तुम्हें अभी कमजोरी हो रही होगी तो कुछ दिन तुम्हारे पास रहकर तुम्हारी देखभाल कर दूंगी और मुन्ने के साथ थोड़ा समय भी बिता लूंगी। और देखो तो गांव से तुम सबके लिए क्या क्या लेकर आई हूँ। सब कुछ तुम लोगों की ही पसंद का ही है। निधि ने मुंह टेढ़ा करते हुए बेरुखी से बोली, माँ जी, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिएगा, हम लोग भिजवा देंगे। और रही बात देखभाल की, तो मेरी देखभाल के लिए मैंने मेड रख ली है और घर के कामों के लिए नौकरानी भी है। मेरी मम्मी पास ही रहती हैं, वो अक्सर आती रहती हैं। आपको इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आती। मुझे आपके साथ रहना पसंद नहीं है। जब भी आप मेरे पास रहती हैं तो मुझे आपके शरीर से बदबू आती है। ये शब्द सुनते ही सरोज देवी जैसे पत्थर सी हो गई। कुछ पल चुप रही, शांत स्वर में बोली, बेटा, बुढ़ापा जब आता है तो शरीर में उसकी निशानियां आने लगती हैं। शायद यही बदबू भी उन्हीं में से एक है। लेकिन बेटा, इसमें मेरा क्या कसूर है? ये कहते हुए उनकी आंखें भर आई, लेकिन उन्होंने आंसू बहने नहीं दिए। सरोज देवी आंखों में नरमी लिए धीरे से बोली, बहू, मैं तो बस यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आई थी। मैं यहाँ कुछ लेने के लिए नहीं आई हूँ। ये सुनकर निधि तिलमिलाते हुए बोली, आपका ये नाटक हमेशा का है। जब भी फोन करती हो तो हमेशा फोन पर यही बोलती, बेटा मुझे ये चाहिए। कभी कहती हो बेटा कूलर खराब हो गया, कभी चश्मा टूट गया। आपको तो आए दिन कुछ न कुछ घटा ही रहता है। तभी दरवाजे पर विवेक आ गया। अपनी पत्नी की कड़वी बातें सुनकर भी वो चुपचाप खड़ा होकर सुनने लगा। उसने न तो माँ के पैर छुए, न ही उनके हाथ से भारी बैग लिया और न ही उनको अंदर आने के लिए कहा। निधि ने व्यंग करते हुए कहा, आप मेरे घर में शौचालय साफ कर देंगी या झाड़ू पोछा भी लगा देंगी, फिर भी मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगी। अब तक वहाँ चुपचाप खड़ा विवेक माँ की उम्मीद भरी नजरों को देखकर आखिर बोल पड़ा, माँ, जब मैंने आपको बुलाया ही नहीं तो आप आई क्यों? गांव में आराम से रहिए ना, तो यहाँ क्या करने बार बार आ जाती हैं? यह सुनकर सरोज देवी की आंखों में आंसू छलकने लगे। उन्होंने कांपते आवाज में कहा, बेटा, मैं सिर्फ अपने पोते से मिलने आई थी। बस एक बार उसे देख लेती तो मेरी आंखों को सुकून मिल जाता। निधि फिर तीखे स्वर में बोली, अभी बच्चा बहुत छोटा है, इसे नजर लग जाएगी तो फिर उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप अपना सामान उठाइए और यहाँ से चली जाइए। ये सुनकर सरोज देवी ने भर आई आंखों से कहा, बेटा, पहली बार तो पोते को देखने आई हूँ, बस एक बार दिखा दो। उसके लिए कुछ कपड़े और खिलौने लाई हूँ। लेकिन इससे पहले कि कुछ कहें, विवेक ने पत्नी को साथ देते हुए कहा, माँ, जब निधि ने मना कर दिया है तो आप जिद क्यों कर रही हैं? आप प्लीज यहाँ से चली जाइए। उसी वक्त निधि की माँ भी वहाँ आ गई और बिना कुछ बोले अंदर जाकर चुपचाप निधि के पीछे खड़ी हो गई। उन्हें देखकर सरोज देवी ने उम्मीद भरी नजरों से उनसे कहा, बहन जी, जरा निधि को समझाइए ना, बस एक बार मेरे पोते को मिलने दें। लेकिन निधि की माँ ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, अब मुझे आप लोग के बीच में नहीं पड़ना। ये सुनकर सरोज देवी ने मन ही मन ठान लिया, अब वह कभी इस घर के चौखट नहीं पार करेंगी। अपने गहने और संपत्ति से वह अपने बेटे को बेदखल कर देंगी। वह भारी कदमों से आंखों में आंसू लिए वहां से निकल गई और पास के बस स्टैंड पर जाकर बैठ गई। उन्हें बहुत तेज से प्यास लगी थी, लेकिन उनके बेटे ने ना एक गिलास पानी तक पूछा था। उन्होंने पास की दुकान से एक पानी की बोतल खरीदी, 2 घूंट पीकर गला गीला किया। तभी उनकी नजर सामने मौसमी की जूस वाले ठेले पर पड़ी। उस पल उन्हें अपने बेटी विवेक की याद आ गई। जब वो छोटा था तो गर्मियों में हमेशा उसके लिए मौसमी का ताजा जूस लाया करती थी। उन्होंने एक गिलास जूस लिया और जैसे ही होठों से लगाने गई तभी एक जानी पहचानी आवाज आई, माँ, मुझे मौसमी का जूस नहीं पिलाएंगी क्या? सरोज देवी ने पलटकर देखा तो सामने विवेक खड़ा था। ये देखकर उनका दिल भर गया।
मगर थोड़ी देर पहले उसके अपमान को याद करके मुंह फेर कर खड़ी हो गई। विवेक उनके पास आकर घुटने के बल बैठ गया और बोला, माँ भले ही माफ मत करना, लेकिन बात तो करो। मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन उस वक्त अगर मैं आपका पक्ष लेता तो निधि की तबीयत बिगड़ जाती। एक तरफ मेरी पत्नी और बच्चा था, दूसरी तरफ आप। माँ, मैं उस समय उलझन में था। विवेक आगे रोते हुए बोला, माँ आपने मुझे हमेशा हर मुसीबत से निकाला है, तो आज जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है तो आप मुझे छोड़कर क्यों जा रही हैं? सरोज देवी का मन थोड़ा हल्का हुआ। उन्होंने कहा, बेटा मुझे लगता है तू निधि की तरह मुझे अपने घर में नहीं देखना चाहता, लेकिन तेरी बातों से मेरा पीड़ा कुछ कम हुआ। उन्होंने विवेक के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तू सही कह रहा है, इस समय निधि को तेरी ज्यादा जरूरत है, लेकिन निधि के मन में इतनी नफरत आई कहाँ से, और मैं उससे इतनी नापसंद क्यों हो गई? इसका जवाब तुझे ही खोजना होगा। विवेक ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है माँ, मैं खोज लूंगा, लेकिन आपके दिए गए संस्कार कभी मेरे साथ नहीं छोड़ेंगे। आप मेरे साथ रहिए, गांव मत जाइए। सरोज देवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा निधि तो मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहती है, ऐसे में तुम्हारे साथ कैसे रहूंगी? विवेक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ आपको उसके साथ नहीं रहना। मेरे घर के सामने जो बिल्डिंग है उसमें एक फ्लैट खाली है, मैं उसे किराए पर ले लूंगा, लेकिन फिलहाल तो आप मेरे दोस्त के घर चलिए। सरोज देवी ने हंसते हुए कहा, तो ठीक है चल बेटा, फिर इसी खुशी में एक गिलास जूस हो जाए। दोनों ने साथ बैठकर मौसमी का जूस पिया और फिर विवेक अपनी माँ सरोज देवी को लेकर अपने दोस्त हिमांशु के घर चल पड़ा, जो उसके घर से कुछ ही दूरी पर था। अचानक निधि ने दोनों को एक साथ देख लिया। सरोज देवी को विवेक के साथ देखकर और तिलमिलाते हुए गुस्से में उसने बार बार विवेक को फोन करना शुरू कर दिया। विवेक ने जैसे ही फोन देखा वो डर गया और कॉल को अनदेखा करते हुए फोन जेब में रख लिया। यह देखकर सरोज देवी चिंतित स्वर में बोली, बेटा बहू का फोन था क्या? विवेक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं माँ, वो ऑफिस का फोन था। आप चलिए, पहले आपको हिमांशु के घर छोड़ आऊं, फिर 2-3 दिनों में आपके लिए एक फ्लैट भी देख लूंगा। सरोज देवी ने धीरे से कहा, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। विवेक ने माँ को हिमांशु के घर छोड़ दिया और खुद अपने घर लौट गया। घर पहुंचते ही निधि आग बबूला हो गई और चिल्लाती हुए बोली, वाह, अब हमसे चालाकियां हो रही हैं। अपनी माँ को कहाँ लेकर जा रहे थे? विवेक थोड़ी घबराते हुए बोला, अरे मैं तो मार्केट गया था तो रास्ते में माँ मिल गई, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्हें हॉस्पिटल ले गया था। ये सुनकर निधि ने शक भरी निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए पूछी, अच्छा तो फिर अब वो कहाँ हैं? विवेक ने तुरंत जवाब दिया, मैं उनको बस स्टैंड पर छोड़ आया हूँ। ये सुनकर निधि शांत होते हुए बोली, ठीक है चलो हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा रही हूँ। ये सुनकर विवेक को थोड़ी राहत मिली। खाना खाते हुए विवेक ने धीमे स्वर में पूछा, निधि तुम माँ से इतनी नफरत क्यों करती हो? ये सुनकर निधि ने तीखे स्वर में जवाब दिया, सुनिए, चुपचाप खाना खा रहे हैं तो खाना खा लीजिए, अगर नहीं खाना है तो यहाँ से चले जाइए, लेकिन हमसे ऐसे फालतू सवाल मत करिए। ये सुनते ही विवेक ने गुस्से में थाली छोड़ दी और उठकर अपने कमरे में चला गया। 3 दिनों के भीतर विवेक ने बिना निधि को बताए अपने घर के सामने वाली बिल्डिंग में माँ के लिए एक फ्लैट किराए पर ले लिया। जब सरोज देवी उस नए फ्लैट में रहने लगी तो जैसी वो बालकनी की ओर बढ़ रही थी तो विवेक ने तुरंत टोकते हुए बोला, माँ वहाँ मत जाइए, बस सामने ही मेरा घर है, अगर निधि ने देख लिया तो तूफान मचा देगी। सरोज देवी हल्के मुस्कान के साथ बोली, बेटा तू कितना डरता है ना अपनी पत्नी से, तेरे लिए तो कितने रिश्ते आ रहे थे, लेकिन तूने तो मेरी एक नहीं सुनी और अपनी मर्जी की लड़की से शादी कर ली। अब देख हालत क्या है तेरी। खैर वो पुरानी बातें हैं, तू चिंता मत कर, मैं बालकनी में नहीं जाऊंगी, तू अपने घर जा। ये सुनकर विवेक वहां से चला गया और सरोज देवी एक नए फ्लैट में रहने लगी। एक दिन जब सरोज देवी कूड़ा फेंकने के लिए नीचे जा रही थी तभी निधि ने उन्हें देख लिया। जब निधि को पता चला कि सरोज देवी सामने के फ्लैट में रहती हैं तो वह अंदर ही अंदर गुस्से से फूट पड़ी और मन ही मन में सोचने लगी, ये सब जरूर विवेक की चाल है। माँ जी को सामने वाले घर में किसने लाकर रखा है? निधि गुस्से में तमतमाती हुए सोफे पर बैठ गई और विवेक के ऑफिस से लौटने का बेसब्री से इंतजार करने लगी। अब आगे क्या होगा? क्या विवेक उस सच्चाई का पता लगा पाएगा? आखिर निधि अपनी सास से इतनी नफरत क्यों करती है? क्या कभी निधि के दिल में सरोज देवी के लिए स्नेह जागेगा या फिर ये दूरी हमेशा के लिए रिश्तों में कड़वाहट बनाकर रह जाएगी? ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें ताकि नई कहानियों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।